भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके साथी, बाराती, भाजपा के कार्यकर्ता, आईटी सेल, ट्रोल, सड़क पे घूमते बजरंग दल, विष्णु परिषद गुंडे, इनकी जो हरकतें हैं उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम ये यकीन करें कि ये समानता लाने को प्रतिबद्ध हैं। तो नरेंद्र मोदी यही बता दें कि उनके ही शासनकाल में 9 साल में जो तमाम लोग पॉलिटिकली उनका विरोध करने के लिए जेलों में डाले गए हैं, दिल्ली के दंगों में जो लोग जेलों में डाले गए हैं, जिनकी हियरिंग नहीं हो रही है, जिन पे यूएपीए लगा है, जो 3-3 साल से जेल में बंद हैं, जमानत याचिका पे सुनवाई नहीं होती है, अगली हियरिंग नहीं होती है, उनमें से कोई मुसलमान या पसमानदा मुसलमान है कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त हाइलाइट्स में है, हेडलाइंस में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विमर्श जो है वो किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने ठेला है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जब से ये विमर्श ठेला गया या जब से इसकी बातचीत चल रही थी, दोनों ही तरफ के धड़े सक्रिय हो गए। कुछ लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर, सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मयंक सक्सेना है। बहुत बहुत स्वागत मयंक भाई का। मयंक जो है वो लंबे समय से टीवी पत्रकारिता से जुड़े रहे, फिल्म राइटिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। मयंक, सबसे पहली बात यही, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आते हैं और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये बात होते ही काफ़ी सारा इस पर विमर्श अलग अलग तरीके से पढ़ने लगता है, फैलने लगता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक पिच तैयार कर दी गई है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? लोग कह भी रहे थे कि अब ऐसा क्या करेंगे जिससे लोकसभा चुनावों में इनके प्रति एक झुकाव बढ़े। तो क्या आप इस तरीके से देखते हैं कि पिच तैयार की गई है लोकसभा चुनाव 2024 की यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए? देखिए, पहले तो शुक्रिया इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मान लीजिए मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ और आप पूछें कि आप क्या कर रहे हो, मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा मकान बनवा रहा हूँ, तो आप पूछेंगे कि अच्छा कहाँ पर, मैं कहूँ कि जगह तो नहीं फाइनल हुई है अभी, और ना सीमेंट है, ना बालू है, ना मोरंग है, ना मजदूर हैं और ना पैसे हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा मकान बनवा रहा हूँ या धर्मशाला बनवा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे गरीब रहेंगे। तो कहाँ बनवा रहा हूँ मुझे नहीं पता, सीमेंट का नहीं पता, ईंटे का नहीं पता, बालू मोरंग का नहीं पता, मिस्त्री मजदूर का नहीं पता, पैसे कहाँ से नहीं आएंगे पता, पर मैं बनवा रहा हूँ। तो ये चुनावी एजेंडे के अलावा और क्या है? क्या इसका कोई ड्राफ्ट है सामने? क्या रखा सरकार ने? नहीं। विधि आयोग ने परामर्श मांगना शुरू कर दिया। ये वही विधि आयोग है जिसने कहा था कि यूसीसी लाना देश के लिए ज़रूरी नहीं है, हित में नहीं है, इससे सामाजिक ढांचा जो है वो डिस्टॉर्ट, यही विधि आयोग है ना। 5 साल पहले कहा था। तो ड्राफ्ट भी नहीं है, विधि आयोग परामर्श मांग रहा है। किस चीज़ से मांग रहा है? आप मुझे ये कहें कि भाई ये कागज़ जो है, मतलब ये साइन कर दो, तुम्हारे भले के लिए है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, मैं साइन कर दूं, आप चाह रहे हो। किस बात का परामर्श? नागरिक जो है वो कोई कानून का विशेषज्ञ तो है नहीं, वो अपना परामर्श या अपनी राय एक ड्राफ्ट सामने हो तो उसको पढ़ के दे सकता है ना। यही होगा ना जी। आप किस बात पे परामर्श मांग रहे हो? आप कह रहे हो हम ला रहे हैं। यूसीसी क्या कोई एक कानून है? यूसीसी एक कानून नहीं है, इसीलिए वो कोड है, संहिता। वो तमाम कानूनों में फेरबदल करेगा जो एग्जिस्टिंग है, तो वो एक कानून तो है नहीं। तो आप कह रहे हो कि आप कर दोगे, तो क्या आप संसद को सुपरसीड कर जाओगे? क्या करोगे आप? तो विधि आयोग ने कोई ड्राफ्ट सामने नहीं रखा, संसद का सत्र नहीं हुआ, एक सत्र में हो नहीं सकता क्योंकि कोई एक कानून नहीं है, जब फेरबदल होंगे तमाम कानूनों में उसके तहत होंगे, ऐसा ही होगा ना यूसीसी। ठीक है, अच्छा ये एक हिस्सा है। तो मेरा मानना यह है कि इस कार्यकाल में तो अब ये नहीं कर सकते हैं, मंदिर बन चुका है, मतलब हो गया, 370 हो गया। लेकिन सवाल यही है, देखिए मंदिर बन चुका है, 370 हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी नीति चल रही थी, या जो 3 मेजर हाइलाइट्स थे वो यही थे कि मंदिर बनवा देंगे भाई, 370 हटवा देंगे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का जब से इंसेप्शन हुआ है तब से इनका मुद्दा तो रहा है कि भाई हम लेके आएंगे। और 5 अगस्त की तारीख जो है वो बहुत अहम है। 5 अगस्त ही था जब 370 हटाया गया, 5 अगस्त ही ये राम मंदिर वाला फैसला था। तो 5 अगस्त भी आने वाला है। क्या आपको नहीं लगता कि अचानक तौर पर कुछ हो सकता है, अंदर खाने से कोई तैयारी भी कर रही हो गवर्नमेंट और इस कारण से वो लाना चाहती है? दूसरी बात, संविधान भी तो कहता है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि वे स्टेट विल एंडेवर, स्टेट प्रयास करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए।
तो इसमें सीधे तौर पर जो विरोध किया जा रहा है उसकी जगह समर्थन के स्वर भी तो हो सकते थे कि भाई हम समर्थन करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और उसमें कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह आप लोग देखिए क्या कैसे लाएंगे वो किया जाए। लेकिन सीधा विरोध, ये अंधविरोध नहीं लगता आपको? नहीं, अव्वल तो यूसीसी का विरोध नहीं है, लेकिन पहले संविधान की बात पे आ जाते हैं। ये अच्छी बात छेड़ दी। अनुच्छेद 44 जो है वो बात करता है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनके अंतर्गत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या यूसीसी है? साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी तो वहीं कही गई है। हाँ, तो क्या सरकार ने साइंटिफिक टेम्परामेंट पे काम किया? नहीं किया। लगातार उस आइडिया को पीछे लेकर गए हम। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात भी करता है, वो गरीबी के उन्मूलन की बात भी करता है। ठीक है, तो वो तो तमाम चीज़ों की बात कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को आपने किनारे कर दिया और आप कह रहे हैं कि चूंकि आर्टिकल 44 कहता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, तो अव्वल तो ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो एनफोर्स नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो मौलिक अधिकार नहीं है, बाध्य नहीं है आप, वो गाइडलाइंस हैं या वो सलाह है। क्या कहता है 44 कि समान नागरिक संहिता बनाने और लागू करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। यही कहता है ना, प्रयास करना चाहिए। ये तो नहीं कहता है करना जरूरी है, लेकिन प्रयास करना चाहिए तो इसीलिए कि लागू कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रयास तो गरीबी खत्म करने का भी करना चाहिए उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से। महंगाई नहीं होनी चाहिए, ठीक, बराबरी होनी चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट को किसी तरह की धार्मिक गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। धर्म के आधार पे कानून वोट नहीं मांगे जा सकते, ये तो एनफोर्स्ड है। प्रयास तो आपको हजार चीजों का करना है। आप किस चीज का, आप और 9 साल आपने प्रयास नहीं किया, 9.5 साल। आखिरी में जब सरकार आपकी जो है इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपको प्रयास अब याद आया है। और वेलफेयर स्टेट का कोई एक प्रयास पिछले 9 साल में, 9.5 साल में नहीं किया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है बहुत एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि whenever something is being said, there are 3 things. 1, what is being said. 2, why it is being said. 3, who is saying that. And the most important thing is who is saying that. जब भी कोई बात कही जाए तो 3 चीज़ें हैं। पहला ये कि क्या कहा जा रहा है, दूसरा ये कि क्यों कहा जा रहा है, तीसरा ये कि कौन कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन कह रहा है। ओसामा बिन लादेन आके आपको अगर वर्ल्ड पीस की बातें समझाए तो आप यकीन कर सकते हैं क्या? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अमेरिका आके कहे कि किसी देश को किसी पे हमला नहीं करना चाहिए तो मैं तो यकीन नहीं कर पाऊंगा। नरेंद्र मोदी आके कहे कि सभी नागरिकों को समान होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है, वो कहते हैं तो वो आप क्यों नहीं मानेंगे? उस कैटेगरी में आप कैसे रख सकते हैं? क्योंकि उसी संविधान की शपथ लेने के बाद वो कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पे वोट मांगते हैं। उसी संविधान की शपथ लेने के बाद ये सारे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक बात बताइए, समान नागरिक संहिता और हिंदू राष्ट्र एक साथ कैसे संभव है? डर समझ रहे हैं आप कौन कर रहा है? दूसरी बात, समान नागरिक संहिता की बात करने वाले प्रधानमंत्री धार्मिक रीति के साथ संसद में हवन करते हैं इस देश की, एक धर्मनिरपेक्ष देश की। ब्राह्मणों को गाते बजाते मंत्रोच्चारण के साथ जाके प्रणाम करते हैं, संसद में खड़ा कर देते हैं एक ऐसे वक्त में जिस देश में ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई हो, जिस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर हों, वहाँ संसद के अंदर ये सब चल रहा था। धार्मिक रिचुअल, प्रधानमंत्री जाके प्रणाम करते हैं, अपना निजी फंक्शन जैसे मुंडन उंडन का करवा रहे हो घर में, और उसके बाद टीका लगवा के, तिलक लगवा के, मंत्रोच्चार के बीच शेंगोल पकड़ के जा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं समान नागरिक संहिता। और मैं इस पर यकीन करूं, यानी कि हाथ में छुरा लेके चेहरे पे खून लगाए हुए कोई व्यक्ति ये कहे कि देखिए सब कुछ बहुत अच्छा है पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, और आप चाह रहे हैं यकीन किया जाए उस पर। ये कौन सी समान नागरिक संहिता है जहां संसद में आप एक धर्म विशेष की रीतियों से पूजा करवाते हैं और आप कहेंगे वहां पे बाकी धर्म के लोग भी बिठा दिए गए थे? हवन क्यों हुआ वो शेंगोल के सामने बिठा के? ये संसद के अंदर के कक्ष में, वहां तो कोई इस्लामिक धर्मगुरु या सिख धर्मगुरु या ऐसा धर्मगुरु था, वहां तो केवल ब्राह्मण खड़े हुए थे दक्षिण भारत से आए हुए, जब शेंगोल की पूजा हो रही थी। ये करते हुए और आप कह रहे हैं यूसीसी आप लेकर आएंगे, किसको मजाक बना रहे हैं आप? तो इसके पीछे का प्रयोजन आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए सारी चीजें तो माइंडसेट की है, माइंडसेट रहा होगा, इसीलिए हमने देखा वो दृश्य जब संसद नए भवन का इनॉग्रेशन हो रहा था। माइंडसेट होगा कुछ, तभी ये विमर्श ठेला गया है। क्या लगता है आपको, माइंडसेट क्या है इसके पीछे, साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? बेवकूफ़ बनाना जो इसके पीछे की साइकोलॉजी थी। 370 के बाद कश्मीर में क्या बदल गया? क्या बदल गया? जो है राम मंदिर बनने से रोजगार मिल गया लोगों को? मिल गया क्या? क्या मिल जाएगा? कितने लोगों को मिल जाएगा?
इंडस्ट्रीज ठप होती चली गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मिडिल स्केल, एसएमई, मिडिल स्केल, सब इंडस्ट्रीज ठप हो गई। आपने कहा जीएसटी आएगा, बहुत कमाल हो जाएगा, क्या हो गया उससे? आप डेटा मैनिपुलेट कर लो बैठ के और रिलीज ही ना करो, इससे ये सच थोड़ी बदलेगा कि मेरे आपके सबके आसपास चारों तरफ भीड़ घूम रही है बेरोजगार नौजवानों की। उससे ये सच थोड़ी बदलेगा कि भीड़ इकट्ठी होके रामनवमी के मौके पर मस्जिदों पे हमला कर रही है, जबकि कितना शुभ त्योहार होगा हिंदुओं का वो मस्जिदों पे हमला कर रही है जाके, भयानक तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है खुलेआम, सरकारें कुछ नहीं करती हैं, राज्यों की कुछ भी नहीं करती हैं। महाराष्ट्र में लगातार देखिए किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ रामनवमी पे, बिहार में क्या हुआ रामनवमी पे। ये सब करते हुए आप अचानक से ले आओ यूवीसीसी, सब नागरिक समान है, सब नागरिक समान है। ये बात तय करने के लिए आपको यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, नियत की आवश्यकता। और अगर वो होता तो आप ये पहले कर चुके होते। उमर खालिद को कितने दिन हो गए जेल में, और क्यों कपिल मिश्रा जेल में नहीं है? ये आप इस बात को समझिए, यूसीसी। दूसरी बात, कोई भी आदमी आके मुझे कहेगा सादे कागज पे दस्तखत करो, मैं नहीं करूंगा जब तक उस पर कुछ लिखा नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध की बात नहीं है। अरे ड्राफ्ट तो ले आओ भाई, क्या है तो बताओ। अरे कुछ है ही नहीं तो तुम कह रहे हो साथ हो जाओ। आप ये समझिए ना, ये क्या है, गांव में पहले कोई एक बाबा बाबा टाइप का होता था कोई भी, और वो आके जो है कहता था कि मेरे पास चाबी है या नुस्खा है, मैं जिन्नात बुला सकता हूँ, जिन्न बुला सकता हूँ, या फलानी आत्मा पे मेरा कंट्रोल है, ठीक है, और वो तुम्हें मालामाल बना देगा, वो तुम्हें अमीर बना देगा, तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगा। माता आती हैं बाबा पे, देवी आती हैं, देवता आते हैं, ये आता है वो आता है। इसमें सबसे कमाल की बात क्या थी कि लोग यकीन कर लेते थे कि प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। इस तमाशे की खासियत क्या है? जिन्नात दिखते नहीं हैं आपको। जो चीज़ दिखती नहीं है और बहुत पावरफुल है, लोग सर झुका दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यूसीसी भी ऐसे ही हो जाए, कोई जिन्नात, कोई मसौदा नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है। प्रधानमंत्री ने जाके बोला, जो आदमी इन्वेस्टिगेटिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क ना समझ पाता हो, सॉरी टू से दिस, ये बात मैं लाना नहीं चाहता था, ठीक है, मतलब क्या प्रधानमंत्री क्या हैं? वो हर विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता है, ऐसा संभव नहीं है ना। तो उसके लिए कानूनविदों की, संविधान के विशेषज्ञों की टीम बैठेगी ना, कि विधि आयोग के अधिकारी बना देंगे बैठ के उसको। आप ये चाह रहे हैं कि यूसीसी का एक मसौदा बने जिसको बनाने के लिए संविधान विदों की कोई टीम भी ना हो, और आप ऐसे उठा के कुछ भी कर देंगे, ठीक। दूसरा, तो इसलिए जिस तरह की इनकी, मैं साफ भाषा में कह रहा हूं, हरकतें हैं पिछले 9 साढ़े 9 साल में, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके साथी, बाराती, भाजपा के कार्यकर्ता, आईटी सेल, ट्रोल, सड़क पे घूमते बजरंग दल, विष्णु परिषद गुंडे, इनकी जो हरकतें हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम ये यकीन करें कि ये समानता लाने को प्रतिबद्ध हैं, ये महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। कमाल है। और ये जो है यूसीसी ले आएंगे, और वो यूसीसी जो है वो यूसीसी होगा। डर ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड ना थोप दिया जाए सब पे। दूसरी बात, इस देश में तमाम धर्मों के ही लोग नहीं रहते हैं, केवल इस देश में आदिवासी भी रहते हैं, उनकी अपनी तमाम मान्यताएं हैं। इस देश में वो लोग रहते हैं जो किसी धर्म में यकीन नहीं करते। मैं नहीं करता, मैं नहीं हूं धार्मिक, मैं नास्तिक हूं। मेरा स्पेस क्या होगा, मेरा समान अधिकार कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? वे लोग जो शादी नहीं करना चाहते, उनका अधिकार आप कैसे डिफाइन करेंगे? LGBTQIA का आप क्या करेंगे? समलैंगिकों का क्या करेंगे? क्योंकि वो तो अब डिक्रिमिनलाइज्ड है, कोर्ट तो शादी का अधिकार भी देने को तैयार है। आप एक तरफ ये कहते हो, सरकार ने कहा है ना कोर्ट में कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार नहीं दिया जा सकता, कोर्ट ने, सरकार ने कहा ना। वही सरकार कह रही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कैसे ले आएगी? एक तरफ उनको शादी का अधिकार नहीं देना है, एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो फिर उनको शादी नहीं करनी तो फिर कोई नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वृहद तौर पर, जैसे हम जो गतिविधि रही है भारतीय जनता पार्टी की उसे देखें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी मुस्लिमों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है? देखिए, हाँ, तो एक, जब कोई समाज पितृसत्तात्मक होता है, और पितृसत्ता की एक और ख़ास बात होती है, इसको कोई भी पॉलिटिकल आदमी खुले तौर पे नहीं कहेगा, जिसे हम कहते हैं यौन कुंठा। यौन कुंठित जब समाज होता है ना, तो वहाँ ये सब बातें बड़ा असर करती हैं, ठीक। वो जो एक ब्रेन वॉश्ड, बीमार कर दिया गया एक व्यक्ति है, जिसको लगता है कि शायद वो हिंदू है, कट्टर हिंदू अपने आप को कहता है,
उसके दिमाग में ये भरा है कि सारे मुसलमान जो हैं वो 4 शादियां कर रहे हैं। आप मिले हैं किसी ऐसे मुसलमान से आज तक जिसने 4 शादियां की? बताइए, आप मिले हैं? एक नाम बताइए अगर आप जानते हो। मतलब मेरी जानकारी में तो अब तक कोई ऐसा मिला नहीं है। नहीं है? आमतौर पर ये प्रचलन घटा भी है, मतलब नहीं होता है आमतौर पर। प्रचलन था भी कब? अमीर और बड़े लोग कर रहे थे, तो राजा भी करते थे, हिंदू राजा। अंबेडकर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी बहुपत्नी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, ठीक है? इस्लाम में है मान लीजिए, पर कर तो नहीं रहा है कोई। आप उसको सिर्फ ये अपीज कर रहे हैं कि देखो मुसलमान 4 शादी करता है, हम वो कर देंगे। क्या मुसलमान के यहाँ 3 तलाक खत्म हो जाने से, मान लीजिए कानूनी तौर पे, हिंदू औरतों की स्थिति सुधर गई? आप तो हिंदू हित का काम कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये तय करें कि आप हिंदू का वेलफेयर करने आए कि मुसलमान का, ठीक है? क्योंकि आप बात मुसलमान के वेलफेयर ही कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को ये तय करना होगा कि अगर वो मुसलमान का वेलफेयर कर रहे हैं तो कट्टर हिंदू खुश क्यों हो रहा है, और अगर कट्टर हिंदू खुश हो रहा है मतलब नाम वेलफेयर का है और खेल परेशान करने का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो कट्टर हिंदू है जो कह रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, वो मुसलमान की खुशहाली से कैसे खुश हो जाएगा भाई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जिससे नफरत करता है उसकी बेहतरी भी चाहता है, और उसकी अपनी बेहतरी का क्या? वो बेरोजगार है। औरतों की हालत क्या है? दहेज खत्म हो गया, कानून ले आए थे 498 खत्म हुआ। आप तो बिहार से हैं, कुछ बोलूं मैं आगे? आप बिहार से हैं, क्या बोलूं मैं आगे? ठीक है, 370 खत्म किया। आप इसको सोच के देखिए, यूसीसी क्यों ला रहे हैं अचानक, जिस देश में खाने को नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, शिक्षा की हालत खराब हो गई है। लोगों को कम से कम मुफ्त शिक्षा अच्छी और मुफ्त इलाज अच्छा तो चाहिए ही ना, सबका अधिकार है वो। आप वो नहीं कर रहे हो। अब आप अचानक से आपको लग रहा है अब क्या करें? तो वृहत एस्पेक्ट इसका आपको क्या दिखता है? वृहत प्लेग्राउंड क्या है इसका, इस विमर्श को ठेले जाने का? ये हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, और ये उसको मूर्ख बना के वोट पोलराइज करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। और इनके पीछे उद्योगपति हैं, कुछ एक आध बड़े कॉरपोरेट हैं जो इस देश के संसाधनों को इनके जरिए लूटना चाहते हैं। ठीक है, इसका सामाजिक असर किस तरीके से आप देखते हैं? क्या सोशल चेंजेस आपको दिखते हैं इस विमर्श के बाद? क्या आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, वो जो समाज पे एक प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, यूसीसी तो आ नहीं पाएगा, पहली बात तो ये। लेकिन विमर्श तो ठेला जा रहा है। विमर्श ठेला जा रहा है, तो सीए भी लेकर आए थे इसी विमर्श के लिए, कुछ नहीं हुआ। और सीए जब ये लाए ना, तो हिंदू मुस्लिम एकता उसके बाद से बढ़ी, अगर आप ध्यान से लेकिन जब सीए आया तो हमने शाहीन बाग आंदोलन देखा, हमने उसका रेप्लिका देखा पूरे देश भर में। तो क्या आपको लग रहा है इस विमर्श के बाद भी इस तरह के आंदोलन का एक स्पेस बनता है? मुझे लगता है कि भूखा और गरीब आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, नागरिक, उसको आप हमेशा इन सब में उलझाए नहीं रख सकते सालों साल तक। कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है, गरीब रह सकता है कुछ समय तक, पर वो 5 साल 6 साल उसी स्थिति में रह नहीं सकता। तो फिर आप जाके उसको बताएं नहीं 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 हम यूसीसी भी लेकर आ रहे हैं, तो सब बेवकूफ़ बन नहीं सकते उससे। इसीलिए परेशान है, छटपटाहट यही है। क्योंकि मान लीजिए कि आप 2 दिन भूखे रह लेंगे, आपके जो साथी हैं वीडियो जर्नलिस्ट जो कैमरा कर रहे हैं वो 2 दिन भूखे रह लेंगे, पर क्या अपने बच्चों को आप 2 दिन भूखा रखेंगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो ये खेल कितने दिन चलेगा? तो ये ला रहे हैं, समाज पे असर हो सकता है, कुछ लोग चिल्लाएं तो अभी से ही सोशल मीडिया आपको दिख रहा होगा। आप ज़रा ध्यान से सोचिए, जब नोटबंदी हुई या जब जीएसटी भी लाई है, पूरे देश में इनके कार्यकर्ताओं ने सड़क पे उतर के कार्यक्रम किए थे, इनके समर्थकों ने, है ना, सड़क पे उतर के नारे लगे थे। इस देश को नई संसद मिली, आपने कहीं देखा किसी को सड़क पे? कोई समारोह नहीं, कोई फेस्टिविटी नहीं था उसका। जब भूख और प्यास, महंगाई और गरीबी का सिलसिला बहुत लंबा चलता है ना, तो मातम मनाया जा सकता है, खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती हैं। तो उस जनता में वो उत्साह, इनका जो सपोर्टर था उसमें भी वो उत्साह बचा नहीं है कि वो आए सड़क पे। नई संसद से बड़ा कोई मौका हो सकता था किसी देश में क्या? देश को नई संसद मिल रही थी, आप सोच के देखिए। जो जनता जीएसटी पे आके नारे लगा रही थी वो नई संसद पे गायब थी ना। कब तक चलेगा ये? तो इसका असर विभाजनकारी, देखिए एजेंडा विभाजनकारी है, संविधान कहता है। तो यूसीसी के खिलाफ तो कोई नहीं होगा, लेकिन बिना ड्राफ्ट देके हाँ कैसे बोल दें? क्यों बोल दें? क्या समानता का अर्थ केवल धार्मिक रीतियों या जो भी
आपके रोज़मर्रा के जीवन के विषय हैं जिसमें सिविल मैटर्स हैं। सिविल मैटर्स हैं, बस वो समानता है। ये जो जाति के आधार पे गैर बराबरी है, ये समानता में नहीं आता है। आर्थिक समानता समानता में नहीं आती है। भारत के उसी संविधान की प्रस्तावना, जिसको केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, वो प्रस्तावना कहती है अवसरों की समानता। उसका क्या? पहले तो केवल गरीब आदमी के लिए अवसर नहीं थे, अब तो उद्योगपतियों के लिए भी अवसर की समानता नहीं है। जो मौलिक अधिकार में है वो समानता की तो मिल नहीं मैं रही कह है। रहा हूं ना, अब तो उद्योगपतियों तक के लिए अवसर की समानता नहीं। जो अमीर है वहां भी केवल अडानी खड़ा हुआ है। क्रोनी कैपिटलिज्म केवल पहले तो कम से कम गरीब आदमी या आम आदमी के लिए अवसरों की समानता नहीं थी ना, अब तो किसी के लिए नहीं है। अब तो वही भी परेशान है, यार ये भी अडानी को दे दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अवसरों की समानता का क्या? एनालिसिस ऑफ कास्ट का क्या? ये क्या समानता है? आप कह रहे हो कि केवल जो सिविल मैटर है, यानी कि शादी और तलाक और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, एडॉप्शन, यहाँ समानता कर दीजिए आप। बाकी लोग भूखे रहें, गरीब रहें, नंगे रहें, सड़क पे टहलते रहें, बेरोजगार रहें, अस्पताल में इलाज ना मिले, स्कूल में शिक्षा ना मिले, उसके बाद कहीं से कोई भीड़ आए नारे लगाती हुई लिंचिंग करके चली जा रही है। लेकिन मैं एक अनफॉर्चुनेट साइड की तरफ भी आपको ले जाऊंगा कि ये जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी जब अपने रिकॉर्ड को छू रही थी, वो 2019 से पहले भी छू रही थी, लेकिन पुलवामा अटैक होता है, वही भारत पाकिस्तान वाली बातें होती हैं, हिंदू मुसलमान की बातें होती हैं, और लोग वोटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट तो मिला, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये वोट लेने की ही एक कवायद हो सकती है। तो राजनीतिक प्रभाव जो है वो क्या पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उसने समर्थन भी किया है, विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब ये ऐसा मैटर निकल गया जिसमें आपको या तो हाँ कहना है या ना कहना है। एक पार्टी हाँ कह रही है, तो राजनीतिक असर जो होगा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अव्वल तो विपक्षी एकता का मतलब जो है, कोई ये तो होता नहीं कि हर बात पे सब लोग एक ही राय दे दें। मतलब आप, डेमोक्रेसी है ना ये बीजेपी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। ये बीजेपी नहीं है जहां अमित शाह की आंख देख के सब डर जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जाना छोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो जब आपके पास कोई विचारधारा नहीं होती है तो ऐसा ही होता है। तो आप दिल्ली में जो है शाहीन बाग एक हफ्ते में हम हटा देंगे, ये भी बोल देते हैं, ठीक। किसी और राज्य में जाके आप सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट मांग लेते हैं। कहीं पे आप गांधी की फ़ोटो लगाते हैं और कहीं गांधी की फ़ोटो हटा के अम्बेडकर और भगत सिंह की फ़ोटो टांग देते हैं, जब आपके पास वैचारिक कुछ नहीं होता है। कई मामलों में आम आदमी पार्टी किसी भी दिन भाजपा से ज़्यादा खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सोशल रिफॉर्म की बात की, आपने इक्वालिटी की बात की। देखिए, यूसीसी की जो अवधारणा है वो सोशल रिफॉर्मिस्ट अवधारणा ही है, इक्वालिटी की ही वो बात करता है, महिला अधिकारों की बात करता है, जेंडर बायसेस को हटाएगा, कास्ट बायसेस को हटाने की बात भी करता है यूसीसी। तो इस अवधारणा में का जो विरोध हो रहा है, जो विमर्श ठेला गया, अंदेशों के आधार पर हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या कोई और भी सब्सटेंस है या सच में केवल अंदेशों के बल पर यह विरोध करना जायज आपको लगता है? काउंटर क्वेश्चन है। यहां तो अंदेशे हैं, वहां क्या सब्सटेंस है? वहां क्या सब्सटेंस है? जिन्होंने कहा है यूसीसी, यहां तो कम से कम अंदेशों वाला सब्सटेंस है ना, वहां तो है ही नहीं कुछ। क्या कोई कागज है, कोई ड्राफ्ट है? कोई सब्सटेंस ही नहीं है। और आप कह रहे हो मान लो, आप कोई धर्म थोड़ी लेकर आ गए होगे। आप कह रहे हो ईश्वर दिख नहीं रहा है पर मान लो, ये क्या बात है भाई? कुछ लाओ तो, उसको पढ़ेंगे फिर तय करेंगे। ये क्या जिद है कि हम लेकर आ रहे हैं और तुम समर्थन करो? ये कि आप खुद सोचिए ना भाई, आपसे ही नीरज कोई कहे कि आप इस कागज पर साइन कर दो, क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? बार बार ये बात आ रही है संविधान की। संविधान कह रहा है प्रयास करेगा, रिफॉर्म, यूसीसी इज नॉट रिफॉर्म। रिफॉर्म उसके पहले होने चाहिए। प्रोसेस ये है, जब सोसाइटी में रिफॉर्म हो जाए तब आप यूसीसी ला पाएंगे। आप यूसीसी कैसे लाओगे बिना सोसाइटी को रिफॉर्म किए? ये जो अब आया है, देखिए बहुत सिंपल बात है, अब कुछ बचा नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। खुला बोलता हूं मैं, नरेंद्र मोदी ने भोपाल में, ये सब शुरुआत भोपाल से हुई, ये वहां पे गए, उस भाषण में ये कहते हैं पसमानदा मुसलमानों पे जुल्म हुआ। बोला ना, मुसलमानों की चिंता हो गई इनको। जो बजरंग बली के नाम पे वोट डालता था, बात मांग रहा था, उसको अचानक मुसलमानों की चिंता हो गई। जो संसद में हवन करवा रहा था, उसको मुसलमानों के माइनॉरिटी चिंता और पसमानदा की चिंता हो गई। जिसकी सरकार में लिंचिंग इतनी नॉर्मल हो गई है कि अब उस खबर पे बात भी नहीं होती है। अभी लिंचिंग हुई 2 दिन पहले। वो आदमी कह रहा है
कि मुझे पसमानदा मुसलमानों की चिंता है, तो नरेंद्र मोदी यही बता दें कि उनके ही शासनकाल में 9 साल में जो तमाम लोग पॉलिटिकली उनका विरोध करने के लिए जेलों में डाले गए हैं, दिल्ली के दंगों में जो लोग जेलों में डाले गए हैं, जिनकी हियरिंग नहीं हो रही है, जिन पे यूएपीए लगा है, जो 3-3 साल से जेल में बंद हैं, जमानत याचिका पे सुनवाई नहीं होती है, अगली हियरिंग नहीं होती है, उनमें से कोई मुसलमान या पसमानदा मुसलमान है कि नहीं है? कोई नहीं होगा। जिनकी लिंचिंग हुई उनमें कोई पसमानदा नहीं था। जो दंगों में जो है घरों से घर छोड़ के जाने मजबूर हैं बिहार में अपने वहां से शिफ्ट होने को, उनमें कोई पसमानदा नहीं था। दिल्ली में शिव विहार पूरा खाली पड़ा है, कोई रहता नहीं है उस मोहल्ले में, उनमें से कोई पसमानदा नहीं था। कौन थे पसमानदा मुसलमान? कहीं मंगल ग्रह से आएंगे? और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूसीसी और हम यकीन कर लें उन पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक शगुफा है जो छोड़ा गया है केवल और केवल शिगुफा नहीं है, समाज को तोड़ने की एक और कोशिश है, क्योंकि कोई ड्राफ्ट नहीं है। तो एक सरकार जो बिना किसी ड्राफ्ट के, बिना किसी तैयारी के, बिना कोई वो बनाए आके ये भाषण देना प्रधानमंत्री शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ समाज को तोड़ के वोट हासिल करने की कोशिश है। कोई संजीदा लोग होते, समझदार लोग होते, पढ़े लिखे लोग होते, संविधान जानते होते, सिस्टम जानते होते और समाज को जोड़ने में यकीन रखते, तो सारे लोगों को साथ लाते, संविधान विशेषज्ञ बैठते, पहले ड्राफ्ट बनता, फिर उसके बाद रखा जाता, संसद में बात होती, विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाते। ये अचानक से मुंह उठा के आप एक रैली में जाओगे, आप अमेरिका से लौटे, एक रैली में गए और आपने बोल दिया यूसीसी। ठीक है, इसलिए ये केवल शिगुफा नहीं है, ये भाजपा के षड्यंत्रों में से तमाम जो देश तोड़ने के षड्यंत्र हैं उनमें से एक है। ये इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे भी हमला है।